morning students, myself Gaurav Agrawal, lecturer electrical engineering, Government Polytechnic College, Savai Madhopur. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब मोटर के ऊपर कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है और मोटर में कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो मोटर की उस कंडीशन को हम बोलते हैं जस्ट फ्लोटिंग कंडीशन। मोटर जस्ट फ्लोट कर रही है। अब हम दूसरी कंडीशन चलते हैं जिसमें मोटर के ऊपर कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है लेकिन मोटर के ऊपर कुछ लॉसेस हो रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर जो EB की वैल्यू है, जो EB वेक्टर है, अब सारे वेक्टरों को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज माना गया है घूमते हुए, मतलब ये सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर जब इसमें लॉसेस हो रहे हैं और मोटर के ऊपर कोई लोड नहीं है तो EB जो है वो अल्फा एंगल से, सर्टेन एंगल अल्फा, उससे जो है वो वोल्टेज से पीछे हो जाएगा, वोल्टेज से फॉल करेगा, पीछे हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू फॉल्स बैक। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? EB जो है वो V के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था जस्ट फ्लोटिंग कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हमने इसमें लॉसेस लगाए तो EB जो है अल्फा एंगल, ये जो अल्फा एंगल दिख रहा है यहाँ पे 36.7 फिगर में, उस एंगल से EB फॉल्स बैक करेगा। इस वजह से क्या होगा कि पहले तो क्या था, जस्ट फ्लोटिंग कंडीशन में V और EB की वैल्यू बराबर थी, उस तो रिजल्टेंट वोल्टेज 0 था। लेकिन जब EB जो है फॉल्स बैक किया अल्फा एंगल तो एक रिजल्टेंट वोल्टेज क्रिएट हुआ जिसे हम ER बोल रहे हैं। ER एक रिजल्टेंट वोल्टेज ER क्रिएट हो गया। उस रिजल्टेंट वोल्टेज के कारण जो करंट प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू IA हो गई, जिसे हम आर्मेचर करंट बोलते हैं, और वो जो है वो लॉसेस को मीट करने का काम करेगी। भाई लॉसेस होंगे तो करंट होगी और करंट प्रोड्यूस होगी ER की वजह से। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 36.7 फिगर में कि जो IA है आर्मेचर करंट, ER के कारण जो प्रोड्यूस हुई है वो ER से थीटा एंगल, ये जो एंगल है उससे लैग कर रही है। जो वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में एंगल है वो फाई से दर्शाया गया है, और जो एंगल जिससे EB जो है वोल्टेज से फॉल्स बैक कर रहा है, जिसे हम लोड एंगल भी बोलते हैं या कपलिंग एंगल भी बोलते हैं, उसको यहां दर्शाया गया है अल्फा से। अब इसके बाद यदि मोटर के ऊपर, अभी तक मोटर नो लोड पे है और मोटर के ऊपर लॉसेस बताए गए हैं, लेकिन यदि अब मोटर के ऊपर लोड भी कनेक्ट कर दिया हमने तो लोड कनेक्ट करने के कारण रोटर का जो फॉल्स बैक एंगल है, जिसको हम लोड एंगल भी कह रहे हैं, कपलिंग एंगल भी कह रहे हैं, अल्फा भी कह रहे हैं, वो जो एंगल है उसकी वैल्यू और इंक्रीज होगी, उसकी वैल्यू और इंक्रीज होगी। जैसा कि डायग्राम फिगर 36.8 में दिखाया गया है कि जो EB है उसकी पहले वैल्यू, EB की वैल्यू, पहले EB यहां था और अब EB जो है और इंक्रीज होगी उसकी वैल्यू, मतलब वो और फॉल्स बैक करेगा, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि EB की वैल्यू और फॉल्स बैक करने से जो ER है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी और मोटर जो है वो स्लाइटली इंक्रीज आर्मेचर करंट ड्रॉ करेगी। आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जब ER की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो आर्मेचर करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर मोटर का इनपुट पावर फैक्टर, मोटर के इनपुट पावर फैक्टर का क्या मतलब है? मोटर के इनपुट पावर फैक्टर का मतलब है कि मोटर का जो इनपुट वोल्टेज है और मोटर जो करंट ड्रॉ कर रही है IA, जिसे हम आर्मेचर करंट बोल रहे हैं, उनके बीच के एंगल का कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन V and IA is called power factor of synchronous motor। तो उस पावर फैक्टर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा फाई जो एंगल है
उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं 3 कंडीशंस हमने देखी, जब मोटर नो लोड पे है और कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं, जब मोटर नो लोड पे है लेकिन मोटर के अंदर हमने लॉसेस बताए हैं, और थर्ड कंडीशन है जब मोटर के अंदर लॉसेस भी हो रहे हैं और मोटर को हमने लोडेड भी कर दिया है। तो किस तरीके से आर्मेचर करंट, पावर फैक्टर एंगल और ईआर की वैल्यू में और अल्फा की वैल्यू में परिवर्तन आता है डिफरेंट कंडीशंस में, ये हमने अभी समझने की कोशिश की। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, वो हम देखेंगे। जैसा कि 36.9a फिगर में दिखाया गया है, ये इनपुट वोल्टेज दिखाया गया है जो मोटर को दिया गया है। आरए जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस है पर फेज, एक्सएस जो है सिंक्रोनस रिएक्टेंस है पर फेज, ई जो है ईएमएफ है, बैक ईएमएफ है जिसे हम बैक ईएमएफ बोल रहे हैं। ये जो है रोटर को, जो फील्ड वाइंडिंग रोटर में लगाई हुई है, जो डीसी सप्लाई उसको दी हुई है वो दिखाया गया है, और आईएफ जो है वो फील्ड करंट है। यदि आईएफ की वैल्यू फिक्स है तो ईबी की वैल्यू फिक्स है, ईबी की वैल्यू फिक्स होती है। अब 36.9b से हम देखते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है, जो इक्विवेलेंट उसको फेजर डायग्राम के रूप में दर्शाया गया है। तो उसमें कैसे बताया गया है, V की वैल्यू को हमने रेफरेंस मान लिया है। चूंकि हमने देखा है कि EB जो है वो इनपुट वोल्टेज से अल्फा एंगल पीछे चल रहा है, तो पीछे चल रहा है, तो पीछे जब भी किसी को बताना होता है तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ को घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ को घुमा के अल्फा एंगल पीछे हमने EB को दिखा दिया है। IA की वैल्यू, चूंकि फाई एंगल पावर फैक्टर एंगल है, फाई उतने एंगल से लैग करेगी IA, वो हमने दिखाया है। अब चूंकि हम सर्किट डायग्राम से देख सकते हैं कि V की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी माइनस EB प्लस IA RA प्लस JXS, जिसको हम ZS भी बोल सकते हैं। तो माइनस EB प्लस IA ZS जो है, जो कि हम समीकरण है V इक्वल टू माइनस EB प्लस IA ZS। इस समीकरण को हमको फेजर डायग्राम में दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, EB के साथ जो IA RA है उसको दिखाने के लिए IA के समानांतर वेक्टर खींचेंगे, और IA एक्सेस दिखाने के लिए IA RA के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो कि डायग्राम में दिखाया है जिस तरीके से, और फाइनली ये V के बराबर हो जाएगा। तो माइनस EB प्लस IA RA प्लस JIA एक्सेस इक्वल टू हो जाता है हमारे पास B। इस तरीके से हम सिंक्रोनस मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।